के बारे में, तो द मैग्नेटिक डाइपोल कहते ही दो दिमाग में आना चाहिए पार्ट, एक बार मैग्नेट, दूसरा करंट लूप। तो जब बार मैग्नेट की मैं बात करता हूं तो उसमें एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल हम यूज कर रहे हैं प्लस एम। तो साउथ पोल के लिए वो हो जाता है माइनस एम, अपोजिट नेचर को दर्शा रहा है ये। और आप यदि कहते हैं कि यहाँ मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाता है। तो नॉर्थ पोल से ये लाइन निकल करके साउथ पोल तक आएगा और साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल तक जाएगा। उसी तरह आपसे क्वेश्चन यदि पूछे कि बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन किधर से किधर जाता है, तो आप जवाब दो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, और भीतर में किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ, तब जाके कंप्लीट लूप बनेगा। और ये पोल लाइंस वैसे ही एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करते थे, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं करते। अब यहाँ जब ये आपको दिख गया तो आपको याद आएगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी तो उसकी ताकत देखने के लिए, पूरे डाइपोल का ताकत देखने के लिए हमने उससे एसोसिएट किया था एक टर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उसी तरह इसके ताकत को देखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां जब लिखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखते वक्त हम यूज कर रहे हैं या तो कैपिटल एम सिंबल यूज करते हैं या कुछ किताब म्यू सिंबल यूज करता है, और ये लिख रहे हैं स्मॉल m इंटू 2l, उसी तरह जैसे q इंटू 2l हुआ करता था। और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन फ्रॉम n फ्रॉम s फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम s साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हमने कन्वेंशनली माना है। तो जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू लेते थे, उसी तरह माइनस एम से प्लस एम लेंगे, उसी तरह साउथ से नॉर्थ हम लेंगे। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बारी आता है कि यदि कोई बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट होने पर उसके हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तरीका मेरे पास है। कहते हैं करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप का 3D फील आए, इसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक प्लास्टिक का पाइप लिया और उस प्लास्टिक का पाइप को लेकर मैंने उसके ऊपर वायर को लपेटा, उसके ऊपर वायर लपेटा और उसमें करंट जाता हुआ मैं देख रहा हूं। तो यदि करंट जाता हुआ मैं देख रहा हूं तो इसके भी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से सेंटर पे तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ आ रहा है तो ये भीतर से बाहर जो निकल रहा होगा राइट की तरफ, और आप क्लोज्ड करो इसे। तो आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज्ड लूप से क्या ये ऐसा फील आने लगा जैसे यहाँ एक बार मैग्नेट मौजूद हो। तो यहाँ जो इमेजिनरी एक बार मैग्नेट होगा, तो जब हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखेंगे तो जिधर हमारा अंगूठा आएगा ना, उधर इमेजिनरी नॉर्थ आप सोच लो, और जिधर अंगूठे के अपोजिट साइड में इमेजिनरी साउथ सोच लो। राइट हैंड से जब आप थंब को रखते हो पाइप के एक्सिस के पैरेलल और फिंगर को कर्ल करते हो जैसे पाइप को आपने होल्ड किया है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो थंब का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन दे देगा, नॉर्थ पोल का, और साउथ पोल आपको दिख रहा है उसके अपोजिट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट के जैसे इमेजिन आप कर सकते हैं, वैसा ही मैग्नेटिक लाइन क्रिएट होता है। और इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लिखेंगे, इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लिखेंगे तो वो क्या आता है, तो यहाँ पर तो नॉर्थ साउथ और उनके बीच का डिस्टेंस ये सोचना बेकार है, तो नॉर्थ साउथ उसके डिस्टेंस सोचना बेकार है, तो ये हम लोग आगे चल के देखते हैं। ये I इंटू ए के बराबर होता है, और ए का जो डायरेक्शन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लूप का, वो नॉर्मल के लॉन्ग लेते हैं और राइट हैंड थंब रूल से वो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं।
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम करंट कैरिंग लूप होगा तो आई इंटू ए सोचेंगे, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए यदि हमारे पास बार मैग्नेट होगा तो स्मॉल m इंटू 2l सोचेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, एक स्मॉल m इंटू 2l, होल स्ट्रेंथ इंटू 2l, l लेंथ है। सर 2l कहां से कहां का लेंथ है? तो ये जो नॉर्थ और साउथ आपने देखा ना, उस नॉर्थ और साउथ के बीच का लेंथ है, नॉर्थ और साउथ वाले के बीच का लेंथ है 2l, और वो किनारे से थोड़ा सा भीतर रहता है, ये ध्यान रखिए। यदि बार मैग्नेट की चौड़ाई बढ़ा दें या बार मैग्नेट को कट करके उसकी चौड़ाई कम कर दें, तो चौड़ाई बढ़ाने पे पोल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और चौड़ाई कम कर देंगे तो पोल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। यदि बीच से लेंथ के पैरेलल बीच से कट कर दें, लेंथ के पैरेलल बीच से कट कर दें, तो अब दो मैग्नेट आपके हाथ है, लंबाई तो सेम है 2l दोनों के, लेकिन उनके एरिया कम हुए, तो उसके कारण पोल स्ट्रेंथ कम होगा, वो स्मॉल m/2 स्मॉल m/2 हो जाएगा। यदि हम बीच से तोड़ते, तो जैसे ही बीच से तोड़ते तो जहां से टूटा ना वहां नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएगा, एरिया तो उतना ही है, तो लेंथ कम हुआ लेकिन पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, प्लस m प्लस माइनस m। तो आप पोल स्ट्रेंथ को जो देख रहे हैं बार मैग्नेट के लिए, वो एरिया से रिलेट करके सोचेंगे, ठीक। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में तो पोल स्ट्रेंथ और बीच का लेंथ उनका प्रोडक्ट होगा, और डायरेक्शन किधर से किधर, माइनस m से प्लस m, या साउथ से नॉर्थ। अब यहां तक जब आप आ गए तो कंपेयर कर लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि P हुआ करता था वेक्टर, तो उसके एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे वो 2kp/r³ लिखते थे, और परपेंडिकुलर यदि एक्सिस एंड ऑन एक्सियल होता था इक्वेटोरियल पॉइंट, तो उस पे हो जाता था kp/r³। तो यदि कोई आपके सामने बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के होने पर या लूप के होने पर आपने देखा यहाँ एक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, तो उसके एक्सियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पर जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वही लिखेंगे 2km/r³। क्या लिखेंगे? 2km/r³। फिर से मैं लिखता हूं, यहाँ जो b का वैल्यू लिखेंगे r डिस्टेंस पर आकर के, ये क्या लिखने वाले हैं 2km/r³। लेकिन यहाँ जो k का वैल्यू होगा वो होगा μ0/4, जबकि यहाँ जो k का वैल्यू था वो था 1/4πε0। और m क्या होगा? तो m डिपेंड करता है, यदि बार मैग्नेट है तो स्मॉल m इंटू 2, और यदि करंट कैरिंग लूप है तो I इंटू ए। और यदि इक्वेटोरियल पे जाएंगे, इक्वेटोरियल पे जाते हैं r डिस्टेंस पे, तो यहाँ जो b लिखेंगे वो km/r³। इसके लिए m होता है IA और इसके लिए m होता है स्मॉल m इंटू 2l। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो बार मैग्नेट होगा और नहीं तो करंट कैरिंग लूप होगा। m कैपिटल M लिखने का तरीका है या तो स्मॉल m इंटू IA, आप खुद ही बताओ मैग्नेटिक फील्ड में के कौन सा लेते हैं, क्या रहता है कांस्टेंट? μ0 नहीं, μ0/4π। और उसमें क्या लेते हैं आप? 1/4πε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब यूज कर रहे हैं तो वहां तो 1/4πε0 दिखेगा, लेकिन फॉर्मूला सिमेट्रिकल यदि आप याद करिएगा ना तो थोड़ा आसान होगा। आपको मैं याद दिलाऊं,
कि बीच में यदि कोई पॉइंट लेते तब क्या करते। ऑब्वियसली ये एकदम पॉइंट टाइप डाइपोल के लिए, जैसे पॉइंट टाइप इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वैलिड। यहाँ पर यदि r डिस्टेंस पे आते थे थीटा पे, तो याद करो यहाँ बीच में कहीं कोई e का डायरेक्शन आता था और उसका जो वैल्यू हम लिखते थे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और साथ में होता था k p बाई आर क्यूब। तो ये काम इसके लिए भी कर दो। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू लिखोगे वो b कैसा लिख रहे होंगे, यहाँ वाला भी k m बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेम आइडिया अप्लाई होगा, सेम आइडिया आपको अप्लाई करना है। यहाँ जो भी लिख रहे हैं आपने फील्ड लाइंस देख लिया, आपने मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा वो देख लिया। इसके आगे आप जब बात करते थे तो यूनिफॉर्म फील्ड में यदि कोई डाइपोल होता था, यूनिफॉर्म फील्ड में यदि कोई डाइपोल होता था, तो दोनों आइडिया को फिर से कंपेयर करो। यूनिफॉर्म फील्ड में यदि कोई डाइपोल होगा तो आप क्या करते थे, इस पे देखा करते थे फोर्स एफ नेट क्या होता था, 0 ऑलवेज। और टॉर्क के लिए फॉर्मूला था आपके पास P क्रॉस E, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला था आपके पास -P डॉट E। जब ये कहानी एक बार आप मेहनत कर चुके तो दोबारा थोड़ी ना मेहनत करेंगे, इंसान वैसे ही आलसी होता है। तो यहाँ लिख रहा हूं एफ नेट जो होगा 0 ऑलवेज, किसी भी एंगल पे हो। टॉर्क जब आप लिखोगे तो तुक्का भेरो M क्रॉस B, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भेरो तुक्का -m डॉट। कहानी खत्म। ये आपने उतनी ही मेहनत से याद कर लिया जितनी मेहनत से पहले आपने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, उतनी ही मेहनत से यहाँ आप देख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल और यहाँ देखो मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपने वो सारे फॉर्मूले कॉपी कर दिए, ज्यादा मेहनत नहीं की। तो लगे हाथों एक आइडिया और भी कॉपी कर दो। आप देखा करते थे SHM और टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट I/P। यदि याद आ जाए तो खुश हो जाओ और नहीं याद आए तो घबराना मत। तो यदि यहाँ ये था तो दूसरे में क्या लिखोगे वो तुम खुद ही समझ गए होगे। टाइम पीरियड लिख देंगे, SHM जब करेगा हल्का रिलीज कर दें डिस्प्लेस करके 2 पाई I/MB, 2 पाई I/कैपिटल MB। I क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। रॉड की तरह बार मैग्नेट होगा तो ml²/12। यदि कुछ और है सर्कमस्टेंसेस तो उस हिसाब से सोच लेंगे। यदि कोई लूप अपने डायमीटर के अबाउट को ऑसिलेट करता दिख रहा होगा तो डायमीटर के अबाउट लूप का हो जाता है, रिंग का हो जाता है mr²/2, क्योंकि डायमीटर के अबाउट होगा 2 mr²/2 ऐड करोगे तो एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा mr²। तो डायमीटर के अबाउट mr²/2, वो जो भी हो। आगे बढ़ते हैं।
यहां पर याद करो, जब हम डाइपोल मोमेंट सीख रहे थे तो प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू 60 डिग्री है, और आपसे कहा गया था पी नेट बताओ। तो पी नेट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या रास्ता अपनाया था, यदि ये डी डिस्टेंस दिखा रहा है तो पी नेट के लिए हम लोगों ने लॉजिक क्या सोचा था कि यहाँ दो डाइपोल देख लो, QD QD, और इनके बीच का एंगल देख लो और फिर रिजल्टेंट ले लो। पी नेट आ गया था P√3, QD √3, नहीं तो याद करो क्या लिखते, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 cos थीटा, ऐसे लिखते पी नेट आ जाता। तो जो काम इसके लिए हम कर रहे थे वो वैलिड है डाइपोल के लिए भी ना। देखो ना, ये नॉर्थ ये साउथ, और ऐसे ही एक और रख दिया सेम डाइपोल मोमेंट वाला, साउथ नॉर्थ और 60 डिग्री का एंगल। यदि दोनों के डाइपोल मोमेंट एक जैसे, ये m साउथ से नॉर्थ, ये भी m, तो जो m नेट होगा, ये m नेट कितना हो जाएगा इस सिस्टम का, m नेट फिर से हम क्या लिख देंगे, m√3। इसमें कोई ऐसा बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं, सिंपल सा आइडिया। यदि कभी ऐसा होता कि तीन डाइपोल ऐसे ट्रायंगल बना लेते, तब क्या करते, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते एक जैसे, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ यदि हो जाता तो यदि एक जैसे डाइपोल मोमेंट है और उनका वेक्टर सम हम करते तो 0 आ जाता। यदि तीनों एक जैसे होते तो, एक जैसे यदि नहीं होते तो 0 नहीं आता, कुछ में भी रिजल्टेंट आ सकता था। अभी फिलहाल तो एक जैसे यदि है तो 0, m नेट यहाँ देखते तो क्या हो जाता, m नेट इसके लिए देखते तो 0 हो जाता। सर उनका मैं अगर टोटल अलग होगा तो तब 0 नहीं होता सर। तो तुम तीनों के आई कैप जे कैप कंपोनेंट बना लेते, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मानकर, एंगल तो दिख ही रहा है ना 60-60, पक्का। तो यदि तीन तुम्हारे पास वेक्टर हैं, उनका सम चाहिए, तो सम के लिए कौन सा रास्ता, वो तो क्या आई कैप जे कैप में सबके कन्वर्ट कर लो, ऐड कर लो, जब वो इक्वल होंगे तब तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। सर एक प्रॉपर्टी होती है सर, अभी प्रॉपर्टी को भूल जाओ, अभी सिंपल आइडिया मैं देता हूँ जो इसमें अकल ही नहीं लगाना, कि कोई भी वेक्टर ऐड करना है तुम्हारे पास दो ही रास्ते, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यदि दो है मैग्नीट्यूड ही तो ढूंढ रहे हैं, और यदि वो 0 हो गया तो वेक्टर में डायरेक्शन लिख के क्या आचार डालोगे। और दूसरा क्या रास्ता है, आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करो, चाहे दो वेक्टर हो या 20 इकट्ठा करो। तो अब खुद अकल लगाओ कि यहाँ पर मैंने कह दिया m 2m और 3m यदि होता, बना रहे हैं ये ट्रायंगल ही, तो क्या नेट 0 कर दोगे। तो ट्रायंगल तो मैग्नेट बना रहा है, वेक्टर का सम थोड़े ना बना रहा है ट्रायंगल, वो 0। वेक्टर जब तुम ड्रॉ करोगे तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से अलग अलग साइड का लेंथ आ जाएगा ना, वो तो उस डायरेक्शन को केवल फॉलो करेगा। तो आई कैप जे कैप में कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे, फिर सम करोगे, नेट वैल्यू आएगा। तो वेक्टर अलग है और मैग्नेट अलग है, ये दो चीजें तो दिमाग में करो ना पहले तय। आपसे यदि ये कहा जाता है कि ये दो मैग्नेट हैं, इनको फेविकोल से चिपका दिया और ये नया मैग्नेट बन गया, एक जैसे मैग्नेटिक डाइपोल वाले, एक जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले। और मुझे ये बताओ, इस मैग्नेट के एक जैसे डाइपोल थे मोमेंट, ये m, एक जैसा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक जैसा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक जैसा, ये मैंने आपको बता दिया सेंटर के ओर। इनको चिपका दिया है और इनको एक यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने रखा ले जाके, और उस यूनिफॉर्म फील्ड में ये SHM करने वाले हैं।
और उसका टाइम पीरियड आपको लिख के बताना है क्या होगा। आराम से सोचो, पहले तो हमें वो डायग्राम बना के बताओ, उस यूनिफॉर्म फील्ड में ये कैसा दिखेगा। यूनिफॉर्म फील्ड में कैसा दिखेगा ये बार मैग्नेट का सिस्टम, उसके बारे में इमेजिन करो। इस पे मेंस में क्वेश्चन ऐसे टच कर सकता है। तो आप जो है किसको देख रहे हो, ये एम और एम को देखना पसंद करोगे या ये नेट को देखना पसंद करोगे? तो एम नेट देखोगे तो अब एक ही मैग्नेट दिख रहा है ना, इन दो के बदले एक ही दिख रहा है ना। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बनाओगे तो किसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बनाओगे? एम नेट को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बनाओगे। तो एम नेट वाला होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ये एम नेट आना चाहिए ये m√2 मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। लेकिन जो बार मैग्नेट है वो कैसा दिखेगा? तो वो तो इनके क्रॉस पे दिखेगा ना, ऐसे दिखा या नहीं दिखा? तो आपको जो बार मैग्नेट दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन ये अभी कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री ध्यान रख के चलो। और इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो जो टाइम पीरियड आप लिखने वाले हो वो टाइम पीरियड सॉल्व करते वक्त क्या लिख दोगे? टी का फॉर्मूला 2π√i, तो i + i बाय m, तो m हो गया m√2 इंटू b, तो ये हो जाएगा SHM का टाइम पीरियड। क्या ये आइडिया क्लिक किया, समझ में आया? कि हम लोगों ने टाइम पीरियड के बारे में जब बात की, हाँ बताइए। सर हाँ बताइए। सर ये समझ में तो आ गया, बट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I + I क्यों होगा? मतलब अच्छा, मुझे हमेशा मुझे I मुझे + I ही मुझे होगा। वेट करिए, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ इसका फॉर्मूला कैसे लिखते? 2πi ऑफ द सिस्टम अपॉन m ऑफ द सिस्टम इंटू b, यही ना? आई ऑफ द Yes, सिस्टम sir. आप कैसे लिखेंगे? ml²/12 प्लस m-l²/12 I1 + I2। सेंटर के अबाउट यदि इसको रोटेट करते हुए आप देखते हैं, सेंटर के अबाउट रोटेट करते देखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? m1l1²/12 प्लस m2l2²/12। Yes, sir. ठीक है। और वो आप अलग अलग रखो ना, कोई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनको हमने इकट्ठा किया, कहेगा कोई थ्योरम, सिंपल लॉजिक। ठीक तो है। हमारे पास जो आई सिस्टम आएगा वो क्या आ गया? या तो I1 + I2 आता, या दोनों सेम है तो I + I। क्वेश्चन यहां इस तरह से भी बनाता है कि एक मैग्नेट को आपने रखा देखा एक फील्ड में, इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का था 3 सेकेंड, और दूसरा एक है उसी फील्ड में भी सेम है, टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसा है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक जैसा कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलग अलग है। आपको बताना है कि इन दोनों को यदि मैं एक साथ चिपका दूं ऐसे, नॉर्थ साउथ करके, और उसी फील्ड में रख दूं, तो टाइम पीरियड न्यू कितना होगा? केस 1। और
केस 2 हो जाएगा कि उसी फील्ड में रखता हूं, लेकिन इनको कंबाइन करते वक्त थोड़ा सा लफड़ा है। एक नॉर्थ साउथ, एक साउथ, एक नॉर्थ साउथ ऐसे। और अब आपको टी न्यू बताना है, जिसका एक तरफ नॉर्थ और दूसरे वाले में ये नॉर्थ इधर से, दोनों चिपकाया है। इन दोनों केस में टाइम पीरियड बताने हैं। अलग अलग का टाइम पीरियड अवेलेबल है, 3 और 4 सेकंड। तो ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन दिख सकते हैं। एडवांस में ये टॉपिक तो है ही नहीं, बार मैग्नेट वाला। केस 1, पहले तो टाइम पीरियड जो न्यू होगा उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई नेट अपॉन एम नेट इंटू बी, 2 पाई अंडर रूट आई प्लस आई अपॉन m1 प्लस m2 इंटू बी। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब लफड़ा कहाँ पे है फंसा कि हमें m1 m2 नहीं पता। तो याद करिए, सिंस t1 क्या था, 2 पाई अंडर रूट आई बाई m1b, और t2 क्या था, 2 पाई अंडर रूट आई बाई m2b। और आप यदि अब इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ एक तो आइडिया आ रहा है कि स्क्वायर करें, आइडिया अच्छा भी है। डिवाइड करने से m2 by m1 का रेशियो आता है। ध्यान से देखना, m नेट इक्वल्स टू है m1 प्लस m2 ना। यहां पर देखो तो m नेट का जो वैल्यू है कितना आएगा। m नेट का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, यदि आपके भी समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात। 4 पाई स्क्वायर इंटू 2i बाई b इंटू टी न्यू। m1 का वैल्यू लिख रहा हूं 4 पाई स्क्वायर i बाई b इंटू t1 प्लस 4 पाई स्क्वायर i बाई b इंटू t2। b तो सेम है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, और संयोग ऐसा है कि मैंने i1 i2 लिया ही नहीं। यदि i1 i2 लेते तो भी यहां दिख सकता था, और i लिया है आपने तो ये i देखो दोनों तरफ से गया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जो उसे देखिए, 2 बाई टी न्यू इक्वल्स टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। क्या ये आइडिया समझ में आया? यस सर। तो आप इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें टी न्यू का स्क्वायर नहीं होगा तो इसमें और t1 सॉरी, स्क्वायर होगा तब यहाँ स्क्वायर करना जरूरी था। स्क्वायर करेंगे, एक सेकेंड, स्क्वायर करेंगे तभी ये रूट हटेगा और वो 2 पाई हो जाता होगा 4 पाई स्क्वायर। सही। तो ये टी स्क्वायर, t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर। अब यहां तक जब आप आ गए तो 2 बाई टी न्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 1/9 plus 1/16 स्क्वायर का स्क्वायर। थैंक यू। 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 16, साथ में 25 बाई 9 इंटू 16, 2 बाई टी न्यू स्क्वायर। तो यहां से टी न्यू चला आएगा, टी न्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में
2 into 9 into 16 by 25, तो 4 और 3, हाँ 12√2 by 5 सेकेंड। अब यहाँ पर कौन सा फिजिक्स है यार, सिंपल तो एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। और केस 2 के बारे में सोचो, उसमें अच्छा ये बताओ तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, अरे किसका एम ज्यादा होगा, 4 सेकंड वाले का या 3 सेकंड वाले का? 3 सेकंड वाले 3 सेकंड वाले का टाइम पीरियड चूंकि कम है तो एम ज्यादा होगा, ध्यान देना। तो जब आप बात करेंगे ना केस 2, तो M1 एम नेट की जो बात कर रहे हैं, एम नेट इक्वल्स टू आ जाएगा M1 माइनस M2, क्योंकि टाइम पीरियड जो है पहले वाले का कम है और टाइम पीरियड होता है T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I बाई एम बी। I और B सेम हमने कहा है, तो M जिसका कम हो ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, और अपोजिट जब जुड़ेंगे तो डोमिनेट वही करेगा जिसका M ज्यादा, तो नेट वैल्यू M1 माइनस M, और M नेट का वैल्यू अभी अभी आपने जो देखा 4 पाई स्क्वायर I प्लस आई। आई सर I माइनस आई क्यों नहीं, अरे यार I तो सिस्टम लिखोगे तो वेक्टर थोड़े ना है, I1 प्लस I2 ही तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाई टी न्यू स्क्वायर इंटू बी, 4 पाई स्क्वायर I अपॉन T1 इंटू बी, T1 स्क्वायर इंटू बी, 4 पाई स्क्वायर I अपॉन T2 स्क्वायर इंटू बी। अब यहां से कौन कैंसिल आउट हो गया, ये भी, यहां से कौन कैंसिल आउट हो जा रहा है, आई 1 और 1 बचा रह जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर चला गया, यहां से हो गया 2 बाई टी न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो तो टी न्यू आ जाए। ये तरीका हम लोगों ने देखा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। आपसे एक कंसेप्ट पूछा जाता है कभी कभी, बेंडिंग ऑफ बार मैग्नेट से रिलेटेड। आपके सामने में ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा गया है m। आप क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री पे मोड़ देते हैं, और अब आपसे बताने को कहा जाता है एम न्यू क्या होगा। ऐसे ही फिर मैं केस 2 आपसे कहूंगा कि यदि इसको सेमी सर्कुलर शेप में डाल दिया जाए तो क्या होगा। हाँ माँ गोड़ लगी थी, हाँ ठीक गोड़ लगी थी माँ। हाँ नहीं एखन आप करब पूजा थोड़े काल में, अपर्णा कर रहल हेती, ठीक है क्लास क्लास क्लास, हाँ क्लास ल रहल छी, क्लास ल के जाय छी, ठीक है गोड़ लगी छी माँ। हाँ अब बाबूजी से हम फिर गप करी थी। यहाँ आप केस 2 चेक करिए कि यदि इसको सेमी सर्किल बनाते हैं तो सेमी सर्किल बनाने पर एमनेट क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे सामने आएंगे तो सोचने का रास्ता होना चाहिए कि हम पोल का पोल स्ट्रेंथ फील करें, उनके बीच का डिस्टेंस फील करें और फिर उनके बारे में एनालिसिस करें। तो जैसे पहला वाला केस देख रहे हैं, तो इस केस में सॉल्व करते वक्त क्या करें हम लोग, तो ये देखिए पहले वाले केस में आपके सामने जो था पहले उसे लिखते हैं, ये मैंने माना प्लस एम, ये माना माइनस एम, और बीच का डिस्टेंस मान लिया ये चलो 12 ही कह देते हैं।
आप यदि ये कहते हो तो कैपिटल एम कितना हो गया, स्मॉल एम इंटू 2l। ये पहला इक्वेशन है अपना। Yes, sir. जब ये काम कर चुके तो ये दोनों केस में काम आने वाला है। अब केस 1 देखिए। केस 1 में जब आप ऐसे देख रहे हैं तो ये भी एल, ये भी एल, और यहां दिख रहा है एक जगह प्लस एम और एक जगह माइनस एम। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L√2। तो यहाँ जो डाइपोल बनाएगा एम न्यू, ये हो जाएगा स्मॉल एम इंटू L√2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को डिवाइड कर दो, एम न्यू अपॉन एम इक्वल्स टू एम L√2 अपॉन एम इंटू 2l। ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, सॉरी 2 नहीं, और ये आ गया एम न्यू आ गया m/√2। तो हम लोगों ने जब उसको मोड़ कर एक नए शेप में ले आए तो जो डाइपोल मोमेंट लिखते वक्त डिस्टेंस लेते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं दोनों पोल के बीच का। दोनों पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। यहां पर केस 2 के लिए जाते हैं। तो केस 2 के लिए देखिए, आपने सेमी सर्किल बनाया, तो सेमी सर्किल में जो नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस होगा वो आप कह देंगे 2r, 12/pi। और 2l को किसके बराबर कह देंगे, पाई आर के बराबर। तो ये दूसरे वाले केस में जो एम न्यू लिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू 2r, स्मॉल एम इंटू 2 और r के बदले 12/pi। अच्छा याद करो, m इंटू 2l को कैपिटल M कह रहे थे, तो 2 कैपिटल M/pi, ये हो जाएगा 2 कैपिटल M/pi। ये डायरेक्ट निकल आए। स्मॉल m इंटू 2l क्या हो गया, स्मॉल m इंटू 2l हो गया कैपिटल M, कैपिटल M 2 कैपिटल M/pi। क्या मैं मान के चलूं कि ये समझ में आया Yes, sir. वृंदा? एक बार यस और सर, आ गया। नहीं आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने ये बेंडिंग का क्या सेंस है यहां पर वो समझ लिया। ऐसे ही आता है कंसेप्ट कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कह देता हूं मैं इसे। हमारे सामने एक बार मैग्नेट ऐसे दिया गया है और इसको हमने इसका डाइपोल मोमेंट कह दिया कि इसका डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M। फिर हमने क्या किया कि इसको ऐसे कट किया। अब हम जानना चाहते हैं कि इस टुकड़े का क्या होगा डाइपोल मोमेंट। कैसे कट किया है, परपेंडिकुलरली कट किया है। तो लेंथ तो हमने क्या किया, हाफ। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है डाइपोल मोमेंट। तो आप कह सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो m न्यू हो जाएगा m/2। नहीं तो डिस्टेंस मानकर पोल स्ट्रेंथ लेके भी आप यहां पहुंच सकते हैं। आप इसको ये यदि कह दें केस 1,
आप इसको ऐसे भी तो कट कर सकते हैं, पैरेलल, उसके और strength आ जाएगा। दो टुकड़े हो गए। तो फिर से याद करो कि लेंथ यदि फिक्स रखते हैं m प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, एरिया आधी हो गई तो भी जो m न्यू बनेगा वो हो जाएगा पुराना वाला m का आधा, क्योंकि लेंथ हमने वही रखा। और यदि मैं पोल स्ट्रेंथ भी आधी कर दूं, लेंथ भी आधी कर दूं, तो 1/4 हो जाएगा। आप इस रेशियो के इस आइडिया को यूज कर सकते हैं चाहे। यदि पोल स्ट्रेंथ आप प्लस m कहते तो यहां हो जाता प्लस m/2 प्लस m/2, एरिया आधा होने पर। इसमें जो प्लस m था वो वैसा ही रहता।